हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दीज आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। इनमें से क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर नहीं है? बिहेवियरल, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल। तो बिहेवियरल है इसका फीचर, यूनिवर्सल नहीं होते हैं, लेकिन ये है एब्सोल्यूट। द राइट आंसर विल बी एब्सोल्यूट। So the first question is principles of management are not behavioral, absolute, universal and flexible. I hope you guess the right answer and the right answer is absolute. इनमें से absolute principles of management का feature नहीं है. The next question is principles of management provide ready-made solution to problems, general guidelines, methods and procedures, rules and regulations. Principles of management आपको क्या provide करते हैं? Ready-made solution नहीं करते हमें provide. General guidelines, well we'll see this. Method and procedures नहीं. Rules and regulations no. So the right answer will be general guidelines. Principles of management एक general guideline की तरह work करती हैं. वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देती हैं मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स के लिए और बहुत सारी मैनेजमेंट की चीजों के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर. अब मैनेजमेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंस के प्रिंसिपल अलग होते हैं. कैसे? वेग, सिचुएशन बाउंड, रिजिड, इजी टू लर्न. अब जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर रिजिड. ठीक है. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर सिचुएशन बॉन्ड. ठीक है. किस चीज में अलग है वो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर नॉट सिचुएशन बॉन्ड, दे आर रिजिड, दे आर यूनिवर्सल. कि इफ द सन रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, बस सीधी बात है, खत्म. ठीक है. लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो ऐसा नहीं है. वो सिचुएशन बॉन्ड है, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं और उनके साथ वो फ्लक्चुएट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं. The next question is principles of management are significant because these result in. अब इनमें से importance आपको बतानी है, significant बताना है. Taking initiative, adapting new technology, employee satisfaction, optimum utilization of resources. इनमें से क्या principles of management की importance है? तो optimum utilization of resources. Resources का optimum utilization में help करता है. इसके लिए आपको management के importance के heads याद रखना important है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब इनमें से क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है? फंक्शनल फोरमैनशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. आप बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है. सो फंक्शनल फोरमैनशिप, क्योंकि ये टेक्निक है साइंटिफिक प्रिंसिपल. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क. विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस. अब इनने बोला है वन बेस्ट वे. हमें मालूम है कि एक काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना. लेकिन जो टेक्निक हमें ये बोलती है कि हमें इनमें से बेस्ट वे चूज करना है टू परफॉर्म अ टास्क, वो कौन सी टेक्निक होती है? टाइम स्टडी नहीं. टाइम स्टडी में हम टाइम के बारे में स्टडी करते हैं. मेथड स्टडी, वी कैन कंसिडर दिस ऑप्शन. फैटिग स्टडी नो. मोशन स्टडी नो. सो द राइट आंसर विल बी मेथड स्टडी. मेथड स्टडी हमें बताता है वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू. यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बताता है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, प्लान्ड एक्शंस, कॉर्पोरेशन अमंग एम्प्लॉइज. यूनिटी ऑफ कमांड से हमें क्या मतलब है कि एक बॉस एक कमांड, है ना. वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय. ठीक है. तो ये इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. जब एक बॉस होगा और एक कमांड उसका एक ही एम्प्लॉय होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, प्लान्ड एक्शंस, कॉर्पोरेशन अमंग एम्प्लॉइज. यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बताता है कि एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होगा, या एक बॉस का एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होगा. मीन्स उसको एक ही जगह से कमांड मिलनी चाहिए. ही शुडंट गेट कमांड फ्रॉम मोर देन वन बॉस,
है ना, क्योंकि अगर उसको एक जगह से ज्यादा कमांड मिलेगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, मींस वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। ठीक है, अब वन बॉस मींस सुपीरियर एंड वन एम्प्लॉय मींस सबऑर्डिनेट। तो ये किसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। सो द राइट आंसर विल बी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। The next question is gang plan is related to, gang plan किससे related है? Communication, motivation, supervision of workers, incentives to workers. Gang plan is related to communication. Okay. The next question is management principles are flexible whereas dash principles are rigid. अब मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको हिंट दे दिया, तो राइट आंसर है प्योर साइंस। साइंस के प्रिंसिपल, ये एक लाइन ही है एनसीईआरटी में कि जो साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं कि जो साइंस प्रिंसिपल है वो रिजिड होते हैं नेचर में, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिनोट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल। सिर्फ टॉप लेवल पे अथॉरिटी का होना किस चीज को बताता है? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन वेरियस हैंड्स, है ना। इसका ऑपोजिट है सेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, फ्यू हैंड्स एट दी टॉप। जो टॉप लेवल के लोग हैं सिर्फ उनके पास ही पावर रहेगी, इस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और इसका ऑपोजिट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट वेरियस स्टेजेस, इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। Now the next question is dash is the technique in which each worker is supervised by 8 superior. कौन सी टेक्निक है? आप टेक्निक किसने दी हुई है? टेलर ने दी है, 8 टेक्निक्स दी हैं। पहली टेक्निक उनकी कौन सी है? फंक्शनल फोरमैनशिप। उसमें वो क्या बोलता है कि एक बॉस होगा 8 सुपीरियर्स के लिए, है ना। क्लर्क बॉस, स्पीड बॉस, ये सारे किसके अंडर होंगे? फंक्शनल फोरमैनशिप के। तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें हर एक वर्कर 8 सुपरवाइजर के अंडर रहेगा, हर एक वर्कर के 8 सुपरवाइजर्स होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पुट एम्फेसिस ऑन जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय द मैनेजमेंट। अब हर एक एप्लीकेशन पे पेनल्टीज कौन रखता है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब होता है यूनिटी, ऑर्डर मतलब होता है हर चीज के लिए ऑर्डर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता है काम को डिवाइड करना, तो ये डिसिप्लिन होगा। मींस हर एक जुडिशियस एप्लीकेशन पे पेनल्टीज रखना। अगर रूल है, डिसिप्लिन है, नो स्मोकिंग, तो अगर कोई स्मोकिंग करेगा उस पर पेनल्टी लगेगा, तो ये किस चीज में आएगा? ये आएगा डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन in the organization, means place for everything and everyone, यहाँ everyone होना था, everyone should be in its place। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है हर एक इंसान, हर एक चीज जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए, उस चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स वन प्लान वन बॉस। एक प्लान एक बॉस, ये क्या बताता है? अभी मैंने आपको बताया था यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, एक प्लान के लिए एक बॉस होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है डैश मींस वन प्लान वन बॉस। अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको गैस करके कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं डैश इन्वॉल्व हार्मनी एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉइज। इनमें से क्या टीम स्पिरिट एंड हार्मनी प्रमोट करता है? तो इसका आंसर है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आई होप आपने सही आंसर गैस किया होगा। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब होता है यूनिटी among employees, means we should be removed by, I should be removed by we। हर एक सेंटेंस में I का रिमूव कर दें we से, एक यूनिटी की फीलिंग दे, है ना, तो उस चीज को हम बोलेंगे एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड नहीं है, फ्रेंच वर्ड है, इसलिए एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इसका मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय है उनका ट्रांसफर आप एलिमिनेट करो, क्योंकि अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर होगा बार बार तो वो अपनी एफिशिएंसी लूज करेगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब आप देखो एलिमिनेट एंड मिनिमाइज टर्नओवर मतलब क्या बोल रहा है? स्टेबल रखो आप एम्प्लॉय को, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, एक इंसान को एक पोजीशन पे ज्यादातर टाइम पे रखो, तभी वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order distributed, and stability threatened. Identify the principle: authority and responsibility, discipline, unity of command, equity. अब आप ये पूरी जो लाइन है एनसीईआरटी से ली गई है. इफ दिस प्रिंसिपल इज ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, अगर ये प्रिंसिपल वायलेटेड होगा तो अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, डिसिप्लिन भी मुश्किल में आ जाएगा, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, सब कुछ थ्रेटन हो जाएगी. ये कौन सा प्रिंसिपल है, इतना इंपॉर्टेंस दी हुई है? तो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब होता है कि जितनी एक इंसान की अथॉरिटी है उतनी ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जितनी उसके पास पावर है उतनी ही उसके पास जिम्मेदारियां दो, अदरवाइज वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा. एंड सेम गोज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 4 काम करने की, तो उसको उतनी अथॉरिटी, पावर भी दो कि वो एक्शन ले पाए अपने काम के लिए. तो द राइट आंसर विल बी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. According to this principle of general management, an organization should safeguard against abuse of managerial power, but at the same time, a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. Name the principle of management being described in the given situation. कौन सा principle of management की बात की हुई है इनने? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आप जिस इंसान को जितनी पावर दे रहे हो उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अदरवाइज वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा इफ ही डोंट हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड द वाइस वर्सा मीन्स एक इंसान के पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने दी हुई है उसको उतनी ही पावर दो, अदरवाइज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा. The next question is, the technique of differential piece rate system was developed by Taylor in order to, Taylor ने differential piece weight system क्यों introduce किया? Discriminate between efficient and inefficient worker, reward the efficient worker, motivate the inefficient worker to perform better. डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में टेलर क्या करता है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग ग्रुप्स में, कि जो एफिशिएंट वर्कर है उनको वो रिवॉर्ड देगा और जिससे इनएफिशिएंट वर्कर्स फील करेंगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम वो भी अच्छा परफॉर्म करें और एफिशिएंट वाले कैटेगरी में आए, और एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड फील करें. तो इनमें से सारे ही ऑप्शन सही हैं. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. Now the last question of this video is, which of the following is an objective of time study? Time study का क्या objective है? To determine the number of workers to be employed, to formulate suitable incentive scheme, to calculate the labor cost, all of the above. So all of the above is the right answer. These all are the objectives of time study. I hope you guess the right answers, और जो questions मैंने आपसे पूछे हैं उनके answers comment करना मत भूलना. And if you like the video and want more videos, then don't forget to subscribe to the channel. Okay, and also please subscribe to the channel, like this video, share this video, and comment your opinion about the video. So then take care. I'll see you in the next video. Bye.